हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। और इसके लिए हमने एक्सपेंशन के लिए आइडियल गैस की एक्सपेंशन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो फार्मूला ड्राइव करा था दैट वाज W इज इक्वल टू -2.303 NRT log V2 अपॉन V1। और इसके अलावा हमने मैकेनिक प्रेशर वॉल्यूम वर्क और मैकेनिकल वर्क W इज इक्वल टू -P डेल्टा वी बी प्रूव करा था। तो हम आगे के टॉपिक को प्रोग्रेस करते हैं। तो आज हमने जो सबसे पहले पढ़ना है हीट के बारे में। छोटी छोटी कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे पास हैं। हीट हीट भी एनर्जी की फॉर्म है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती है बट टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से। लाइक सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा है, सिस्टम में कम है, तो हीट सराउंडिंग से सिस्टम में फ़्लो करेगी एंड वाइस वर्सा। इसे स्मॉल क्यू के साथ हम यहाँ पे इस चैप्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एनर्जी की तरह इसका साइन भी नेगेटिव होता है अगर सिस्टम हीट को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा और सराउंडिंग को दे देगा। और क्यू का साइन हम पॉजिटिव लेंगे इफ़ हीट इज़ अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इज़ दिस क्लियर टू यू? यूनिट्स की बात करें तो जाउल्स हैं, किलो जाउल्स हैं, कैलोरीज हैं, किलो कैलोरीज हैं। आपको पता है कि एक कैलोरी 4.1 जाउल के इक्वल होती है। अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 4.2 जाउल के इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा भी आपको पता होना चाहिए कि एक जाउल जो है 0.2390 के इक्वल होती है या 0.24 कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली होती है। नोट की बात करें तो इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंटरनल एनर्जी के बारे में। उसमें बताया था कि ये एक ऐसी इंटरनल एनर्जी एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो इनिशियल सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। और इनिशियल सिस्टम से फाइनल स्टेट पे जाते हुए कौन सा पाथ फॉलो करते हैं उसके ऊपर नहीं डिपेंड करती। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। ये आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए रिवाइज करवाया है। ठीक है, उसके बाद वर्क और हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। वर्क के बारे में तो अभी बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि वर्क जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट की बजाय जो सा रास्ता फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो वर्क है ये मेरली इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, उसके अलावा ये कौन सा पाथ फॉलो किया गया उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने अपने घर से जाना है यूनिवर्सिटी, ठीक है, या आपके घर के पास कोई कॉलेज है, कोई भी माइलस्टोन रख लीजिए। तो उसको अप्रोच करने के लिए दो रास्ते हैं, एक लंबा रास्ता है और एक थोड़ा छोटा रास्ता है, और आपने जाना है पैदल पैदल। ठीक है, तो आप लंबा रास्ता फॉलो करते हैं और आपका जो दोस्त है वो छोटा रास्ता फॉलो करता है। तो आप दोनों आपके घर से ही निकले थे, आप और आपका दोस्त आपके घर में ही थे। आप दोनों एक अपने कॉलेज में पहुंच गए, एक लंबे रास्ते से एक छोटे रास्ते से। आप दोनों ने शर्त लगाई हुई थी कि नहीं, दोनों रास्ते बराबर हैं, ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो कहते कि चलो देखते हैं कि कौन पहले पहुंचता है। तो ऑब्वियसली जो रास्ता थोड़ा छोटा था वहाँ पे जो आपका दोस्त था वो वहाँ पे जल्दी पहुँच गया
और उसको जो काम करना पड़ा वो कंपैरेटिवली कम काम करना पड़ा, उसकी टांगों को कम काम करना पड़ा और आपकी टांगों को ज़्यादा काम करना पड़ा, क्योंकि जो वर्क है पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो वर्क डन है वो पाथ फंक्शन है, इसको स्टेट फंक्शन नहीं बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक ग्राफ के अंदर कर्व दिया है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चल रहे हैं, तो एक ये रास्ता है, तो कर्व के नीचे ये वाला पाथ आपने फॉलो कर लिया, ठीक है। और ए से बी पे जाने के लिए एक आपने ये रास्ता है, ये फॉलो कर लिया, कर्व के अंडर जो पाथ है ये फॉलो कर लिया। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ए से बी पे जा आप दोनों में ही रहे हैं। जब ग्राफ आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में बना रहे हैं तो दोनों ही केसेस में जो वर्क डन है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो पाथ है प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पे कर्व के नीचे दिखाया गया है वो दोनों ग्राफ्स में डिफरेंट है। तो इसलिए जो वर्क है वो पाथ फंक्शन है, यानी कि पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। तो जो हीट की बात करें तो हीट भी पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अभी आएगा, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू हीट है, डब्ल्यू को डेल्टा यू में से माइनस कर देते हैं। अब जो डब्ल्यू है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, तो नेचुरली क्यू जो है वो भी स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो डेल्टा यू पर क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो हीट इज़ ऑल्सो नॉट ए स्टेट फंक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करता है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। अब ये कैसे आया ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले मैं आपको साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, कार्नोट साइकिल के बारे में बता देता हूँ। प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पे हमने एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया जहाँ पे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं। इसे पाथ वन कह दिया। बी वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। बी से पॉइंट सी पे जा रहे हैं, वॉल्यूम V2 से V3 हो गया, ये पाथ 2 हो गया। वॉल्यूम V3 से V4 हो गया, ये पाथ 3 हो गया। V4 से फिर V1 पे आ गए, तो ये पाथ 4 हो गया। तो जब आप सिस्टम में ए से चले हो और ए पे ही वापस चले गए हो आफ्टर नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस, तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस कहते हैं। कार्नोट साइकिल आप फिज़िक्स में पढ़ोगे डिटेल में, तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है कार्नोट साइकिल। तो ये 4 स्टेजेस में, ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे शो किया गया है ये 4 स्टेजेस शो कर रहा है। जो ग्राफ 1 है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो करता है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है। पहले देखिए वॉल्यूम यहाँ पे अगर आ रहा है, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करो तो अब वॉल्यूम बी पे यहाँ तक आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। जब बी से सी पे गए तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई। एडियाबैटिक के बारे में आपको क्या बताया हुआ है, ये जो प्रोसेस होता है इंसुलेटेड सिस्टम में होता है। किसी भी हीट को अंदर आने के लिए या सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, पर सिस्टम के अंदर जो गैस होती है वो एक्सपैंड करती है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंशन शो कर दिया। सी से डी पे जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है ये फोर्थ को रिप्रेजेंट करती है। चाहे एडियाबैटिक, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, एडियाबैटिक का मतलब तो यही होता है कि आप सिस्टम से सराउंडिंग तक कोई किसी हीट को एंटर या एग्ज़िट करने के लिए अलाउ नहीं करते। लेकिन कंप्रेशन का मतलब एक ही होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। तो अगर V4 इसको रिप्रेजेंट करता है, तो V1 जो है
इसको रिप्रेजेंट करता है, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप सिस्टम में जहाँ से चले थे V1 पे, पॉइंट ए से चले थे, तो नंबर ऑफ़ साइक्लिक चेंजेस के बाद आप वॉल्यूम V4 से दोबारा से V1 पे ही आ गए, वाया V2, V3, V4 you have returned back to point A and volume is again same. So such a process, when system returns to its original state after undergoing number of successive changes, it is said to be a cyclic process. तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दी गई है कार्नोट साइकिल की है, और ये 4 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू बच्चा? ओके, आगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाते हैं। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। आपने लोअर क्लासेस में इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली पढ़ा हुआ है। हाँ, इसको आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की डेफिनेशन पढ़नी है। चलो, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें कहा गया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यू नो दिस वेरी वेल। आपने लोअर क्लासेस में ये बड़े रट्टे मारे हुए हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन इसको एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की, वो हमेशा जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हालांकि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और जो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी होती है जो, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। इसकी जस्टिफिकेशन आपने बहुत ही बच्चों वाली एग्जांपल्स आपने बचपन में पढ़ी हुई है, छोटी क्लासेस में 6, 7, 8, 9 में, कि जब आप इलेक्ट्रिकल फ़ैन चलाते हो तो आप उसको कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि कंज्यूम कर ली जाती है फ़ैन के द्वारा। और वो उसके फ़ैन के जो ब्लेड हैं, जिसको आप उसके पंख कहते हो, फ़ैन के जो ब्लेड हैं वो मैकेनिकल वर्क करते हैं, घूमते हैं बड़ी तेज़ी से। तो एज ए रिज़ल्ट आपको गर्मियों में ठंडी हवा का एहसास होता है, अगर ह्यूमिडिटी नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी है तब भी नहीं, आजकल तो चलो एसी का कॉन्सेप्ट है बट चलो वहाँ पे भी तो ये है ना कि आप एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, तो वो हवा को रीसर्कुलेट करके, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्प्लिट एसी है या विंडो एसी है, कूलिंग क्रिएट करता है। तो वहाँ पे भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दो लॉट ऑफ एनर्जी इज़ डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑल्सो। बट अगर आप उसको कलेक्ट कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी जो हमने डेरिवेशन करनी है वो बहुत ही आसान है। इसकी डेरिवेशन में हमने ये पढ़ना है कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेरिवेशन में इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करना है हमने। तो जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की है उसको इंक्रीज़ हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। बाहर से हीट सप्लाई कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये इनिशियल सिस्टम है और इसकी एनर्जी U1 है। आपने सिस्टम को हीट सप्लाई की तो सिस्टम ने हीट को अब्जॉर्ब कर लिया, U1 प्लस Q हो गया। आपने इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर काम किया तो U1 प्लस Q प्लस W हो गया। एनर्जी जो U1 थी वो चेंज होके U2 के इक्वल हो गई, क्योंकि आपने उसको हीट भी सप्लाई की, आपने उसके ऊपर काम भी किया। तो डेफिनेटली जो सिस्टम है
उसकी इंटरनल एनर्जी U1 से चेंज होके U2 में कन्वर्ट हो गई। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, U1 प्लस Q प्लस W इज इक्वल टू U2। सो U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। U वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, U2 माइनस U1 हो जाएगा इज इक्वल टू Q प्लस W आ जाएगा। तो U2 माइनस U1 फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, ये क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। सो डेल्टा U हो गया, ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि स्टेट फंक्शन है, इज इक्वल टू Q प्लस W। हाँ, वो अलग बात है कि हाँ, W भी स्टेट फंक्शन नहीं है और Q जो है, हीट जो है, ये भी स्टेट फंक्शन नहीं है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है वो माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, Q माइनस पी डेल्टा V। और अगर मुझे Q की वैल्यू निकालनी है तो P डेल्टा V को डेल्टा U में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। तो इसके ऊपर बेस्ड आपने न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। अब जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 3-4 टॉपिक्स के इकट्ठे हो गए। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला हो गया, एक W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी या प्लस पी डेल्टा वी, और एक जो आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था आइडियल गैसेस के लिए, उसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1, जो कि कल के वीडियो में आपको फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाया था। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। तो अब हम आगे जो है वो इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। तो अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, बेस्ड अपॉन वर्क डन है, तो ये हम करेंगे। पहला न्यूमेरिकल जो हम करने जा रहे हैं उसमें कहा गया, फर्स्ट न्यूमेरिकल states that carbon monoxide is allowed to expand isothermally and reversibly from 10 cubic meter to 20 cubic meter at 300 Kelvin, and work obtained is 4.754 kilojoule. Calculate the number of mole of carbon monoxide. इसमें 2 वॉल्यूम दिए हैं, 10 क्यूबिक मीटर और 20 क्यूबिक मीटर, मतलब V1 और V2 हो गया। टेम्परेचर दिया है, W दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो उसने एक क्लू ये भी दे दिया है कि फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा। उसने कहा कि गैस एक्सपैंड कर ली है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली। तो आइसोथर्मली और रिवर्सिबली जब गैस एक्सपैंड करती है, तो लेक्चर की शुरुआत मैंने इसी से की थी ना, कि हमने कल के वीडियो में ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था। तो ये फार्मूला आप लगा दो, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1। ऐसा है कि R जो हम इसमें ले रहे हैं ना, जाउल पर केल्विन पर मोल में ले रहे हैं। तो R की वैल्यू अगर जाउल पर केल्विन पर मोल में लोगे तो W की वैल्यू भी आपको किस में लेनी चाहिए, जाउल्स में लेनी चाहिए। पर ये किस में गिवन है, किलो जाउल में गिवन है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास जाउल्स में आ गई, माइनस 2.303 N नंबर ऑफ मोल, यही तो कैलकुलेट करना है। R की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर हमें 300 केल्विन गिवन है, लॉग 20 अपॉन 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। राइट, यहाँ पे log 2 आएगा एक्चुअली, क्योंकि ये 20 है, ये 10 है, तो कटिंग करोगे तो 2 आ जाएगा। log 2.3010 होता है।
तो लॉग देखने आपको फिज़िक्स वाले सर ने बताए हैं कि लॉग और एंटी लॉग कैसे देखे जाते हैं। तो 2 का लॉग वैसे भी 0.3010 होता है, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ मोल है वो निकल आएंगे। ये कोऑर्डिनेशन होती है, जैसे फिज़िक्स में उन्होंने आपको लॉग देखना सिखाया है, तो अगर आप मुझे कहोगे तो मैं भी सिखा सकता हूँ, लेकिन थिंग इज़ दिस के एक ही काम को दो दो बार, जब एक सब्जेक्ट में वो है ही है, तो उसको डबली क्यों करना, क्योंकि आपके फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट की शुरुआत ही लॉग से हुई थी, है ना। तो शुरुआत इन द सेंस के शुरुआत वाले जो लेक्चर्स थे उसमें आपको उन्होंने लॉग देखना सिखाया था। बाकी अगर मुझे बोलोगे तो मैं भी सिखा दूंगा। इट विल टेक 1 or 2 लेक्चर रादर। तो इससे अच्छा है कि आप अपने फ़िज़िक्स के नोट्स निकाल के देखो। अगर आपको नहीं समझ लगता, वो अपनी वीडियो यूट्यूब की वीडियो सुनो लॉग की, जो फिज़िक्स वाले सर ने आपको भेजी हुई है, तो देखो कि आपको देखना आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर आप मुझे बताइए। सेकंड न्यूमेरिकल है, इसमें डब्ल्यू भी निकालना है, क्यू भी निकालना है, डेल्टा यू भी निकालना है। यानी कि इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होगा, पर आइडियल गैस उसने कह दिया एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, यानी इसमें फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस NRT 2.303 log V2/V1 भी यूज़ होना है। इसमें नंबर ऑफ मोल गिवन है 0.75 मोल, दो वॉल्यूम गिवन है 15 लीटर एंड 25 लीटर। लोअर लिमिट जो है V1 हो गई और अपर लिमिट जो है वो V2 हो गई। तो यहाँ से आप W निकाल सकते हैं। आपने जो कि R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ली है, तो आपका जो W है वो निकल आएगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि गैस जो है वो एक्सपैंड कर रही है। तो जब गैस एक्सपैंड करती है तो साइन वर्क का कौन सा होता है, नेगेटिव का। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, और स्पेसिफिकली अगर उसने फार्मूला भी मेंशन कर दिया है और आइडियल गैस भी मेंशन कर दिया है। अब W तो निकल गया, Q और U डेल्टा U निकालना है। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला क्या था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब आइडियल गैस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आइसोथर्मल टेम्परेचर पे आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। मैंने आपको सेकंड वीडियो में एक नोट लिखवाया था, उस नोट में लिखवाया था कि आइडियल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एट आइसोथर्मल टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो डेल्टा यू भी हमारा ज़ीरो निकल गया, बी निकल गया, मतलब डेल्टा यू बी निकाल लिया। डब्ल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। अब फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू ज़ीरो हो गया, क्यू हो गया, प्लस डब्ल्यू हो गया, तो ये हमारा ज़ीरो निकल गया, यानी कि डेल्टा यू एक और आंसर निकल गया। अब आप डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपने क्यू निकालना है। तो क्यू निकालना है तो आप इसको इधर ले जाइए, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया, तो माइनस, और ये तो हमारा पहले ही नेगेटिव में निकला हुआ था, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो क्यू जो है वो प्लस 955.5 जूल आ गया। यानी कि हीट इज़, पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, हीट इज़ अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। हीट कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है बेटा जी। आगे हम अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो अगले न्यूमेरिकल पे हमारे पास है थर्ड न्यूमेरिकल में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंटेन्ड इन बल्ब ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी। ये आप अपने घर का बल्ब ना उतार लेना कि उसमें 10 लीटर बल्ब होता है, कि बल्ब की शेप का कंटेनर होता है लैब में, उसे बल्ब बोला गया।
पता चले कि आपने अपने घर में जो बल्ब लगे हुए हैं एलईडी वो निकाल लिए हैं और उसको देख के अपने माता पिता से पूछ रहे हो कि सर तो कहते हैं इसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, तो पापा बताइए कि क्या 10 लीटर वॉल्यूम वाले भी बल्ब मार्केट में आते हैं? यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस। यहाँ पे बल्ब का मतलब है एक ऐसा कंटेनर जिसकी शेप बल्ब टाइप है और उसके ऊपर स्टॉपर भी लगा हुआ है जो लीकेज अलाउ नहीं करता, टाइटली टाइटली फिटेड होता है। तो उसके अंदर 1 मोल आइडियल गैस हमने 10 लीटर कैपेसिटी है उस बल्ब की, पर उसमें हमने 1 मोल आइडियल गैस को एंटर कर दिया, प्रेशर 1 बार, और is allowed to enter into evacuated bulb of 100 लीटर कैपेसिटी। तो पहले हमारे पास जो 1 मोल गैस थी 10 लीटर कैपेसिटी वाले बल्ब में प्रेजेंट थी और उस बल्ब के अंदर जो प्रेशर था 1 बार था। अब आपने उस गैस को 10 लीटर कैपेसिटी वाले बल्ब से इनकॉर्पोरेट कर देना है, अलाउ कर देना है 100 कैपेसिटी वाले बल्ब में जो कि इवैक्यूएटेड है। ठीक है, इवैक्यूएटेड का मतलब कि उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं है, एयर नहीं है, खाली है, नो एयर इज प्रेजेंट इन दैट, और वहाँ पे गैस एक्सपैंड करेगी। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है न्यूमेरिकल का। जब गैस को आप, मतलब ये पहला है, तो इसमें आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, इसमें वर्क कैलकुलेट करना है। अब दूसरे में डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। अब ये दूसरी स्टेटमेंट है, मतलब 2 न्यूमेरिकल है। 1 मोल आइडियल गैस का अलाउ करना है उसको 1 लीटर बल्ब से 5 लीटर बल्ब वाली कैपेसिटी में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जिसके ऊपर 1 बार प्रेशर यानी 100 जूल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। डेल्टा यू दोनों में निकालना है और प्रोसेस जो है एडियाबेटिकली हो रहा है। पहले केस में वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। एक्सपेंशन हो रही है इवैक्यूएटेड बल्ब में, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में, मतलब थर्ड न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट पार्ट था उसकी स्टेटमेंट में कहा गया था कि पहले जो गैस है वो 10 लीटर वाले बल्ब में है और उसके ऊपर प्रेशर 1 बार है, और उसको आपने 100 लीटर वाले बल्ब में इनकॉर्पोरेट करना है। वहाँ पे वो बल्ब इवैक्यूएटेड है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो वैक्यूम के अगेंस्ट गैस एक्सपैंड करेगी और 100 लीटर वाला जो कैपेसिटी वाला बल्ब है उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 0 है। तो जब गैस इवैक्यूएटेड या वैक्यूम में एक्सपैंड करती है तो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ। ये बल्ब है, ये इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, 10 लीटर इसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। ठीक है, और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है 1 बार है। इसको हमने एक और बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर जो है 0 है। यहाँ पे वैक्यूम है और इसकी कैपेसिटी उन्होंने बताई है 100 लीटर। गैस यहाँ पे है
इसको खोल लो, ये जो ढक्कन है ये स्टॉप कॉक है, इसको खोल लो, गैस वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड करेगी। तो जब गैस वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड करती है तो वर्क डन इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे बताया हुआ। तो एज एक्सपेंशन टेक प्लेस इन इवैक्यूएटेड बल्ब अगेंस्ट वैक्यूम, जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क 0 हो जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट तो कोई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा नहीं सकती। अगर हीट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा सकती तो क्यू क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली हमने, उसने फर्स्ट और सेकंड दोनों में एक चीज़ निकालने के लिए बोली है कॉमन, डेल्टा यू। डेल्टा यू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू 0 है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, डब्ल्यू क्योंकि गैस वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रही है 0 है, तो डेल्टा जी यू जो है वो भी क्या हो गया, 0, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। अब थर्ड न्यूमेरिकल का जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें उसने कहा कि 1 मोल आइडियल गैस का अलाउ कर रहा है, आप उसको एक्सपैंड करने के लिए अलाउ कर रहे हो। एक बल्ब जो है उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है और दूसरे बल्ब की कैपेसिटी 5 लीटर है। दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, कॉक की हेल्प से, स्टॉप कॉक की हेल्प से बंद किया हुआ है। दोनों के ऊपर जो प्रेशर है 1 बार है, और यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लीटर बार को अगर जाउल में कन्वर्ट करना हो तो 1 लीटर बार 100 जाउल के इक्वल आता है। क्योंकि हमने जब आंसर निकालना तो पहले हमारा लीटर बार में निकलना है, बाद में हम उसको जाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम हमारे पास जो बल्ब का है 1 लीटर है और 5 लीटर है, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, V1 V2, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, 4 लीटर, क्योंकि W निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, एक्सपेंशन हो रही है, माइनस पी डेल्टा वी। तो चेंज इन वॉल्यूम तो चाहिए, वो V2 माइनस V1 होता है। डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1 माइनस पी डेल्टा V। तो दोनों के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है 1 बार अप्लाई हो रहा है, ये 1 बार है, और वॉल्यूम लीटर में। तो हमारे पास आ गया -4, नेगेटिव का साइन इंडिकेट करता है कि गैस एक्सपैंड कर रही है, -4 लीटर बार। तो हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा कि 1 लीटर बार किसके इक्वल होता है, 100 जाउल के, ये 100 जाउल के इक्वल हो गया। तो वर्क को आप जाउल में कन्वर्ट करना है, तो -4 लीटर बार को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 जाउल आपके पास वर्क आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q हमेशा 0 होता है, डेल्टा U निकालना है, Q प्लस W, Q 0 है, W जो है हमारे पास -400 है, तो हमारे पास डेल्टा U कितना आ गया, -400 जाउल। तो इस तरह से हमने ये दोनों थर्ड के दोनों पार्ट्स में जो आंसर है डेल्टा U का कैलकुलेट कर लिया। आई एम वेरी श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। अब चौथा और पांचवा न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही सिंपल है, मैं इसकी जो है सॉल्यूशंस आपको भेज रहा हूँ। आपने एक तो ये ट्राई करने हैं, और दूसरा आपने जो है अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी अटैम्प्ट करने हैं। और इस काम के साथ मुझे आपने अपनी रेफरेंस बुक में से जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल हैं वो भी सॉल्व करके सेंड करने हैं, ठीक है बच्चों। सो आई एम श्योर कि आपको थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा, हीट के बारे में पढ़ा, उसके साइन पढ़े, और साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा, और इनके न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट किए। So, thank you very much. We call it a day. Love you all. See you back tomorrow with the next video. By meantime, आप ये काम ज़रूर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो 6:30 के बाद मुझे आप कॉल कर सकते हैं।
Thank you very much. We call it a day. Love you all. Have a great day.